नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर की भाषाओं के बारे में। कंप्यूटर में कौन कौन सी भाषाएं ज़्यादातर यूज में ली गई हैं, कंप्यूटर में उन भाषाओं को ट्रांसलेट करने के लिए किस किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया है। तो इन सब की चर्चा आज की हम क्लास में करने वाले हैं दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर में सामान्यतः दो प्रकार की भाषाएँ यूज में ली जाती हैं। एक तो होती है हमारी लो लेवल और एक होती है हाई लेवल। लो लेवल की यदि हम बात करें तो यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं मशीन भाषा और असेंबली भाषा की। तो हमने ये चीज़ जनरेशन में भी जानी थी कि सेकंड जनरेशन में हमने असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया था और कंप्यूटर को जो भाषा समझ में आती है वो मशीन भाषा समझ में आती है। तो असेंबली भाषा को भी हमें किस में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत होती है, मशीन भाषा में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत होती है। दूसरा, हाई लेवल लैंग्वेज में भी हमारी जैसे कोबॉल, फोर्ट्रॉन मैंने आपको बताई थी कि सेकंड जनरेशन में हम इसका यूज़ करते हैं। एक मैंने आपको C++, जावा, ऐसी कई सारी भाषाएँ हैं तो जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत ली जाती हैं, तो उनको भी ट्रांसलेट करके किस में बदलना पड़ता है, मशीन लैंग्वेज में बदलना पड़ता है। तो उसके लिए भी हम कंपाइलर या इंटरप्रेटर का यूज़ करते हैं। तो इनके बारे में यहाँ हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, एक एक के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं कि भाषा कितने प्रकार की हुई। दो प्रकार की, एक तो आपकी लो लेवल लैंग्वेज और एक आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। दूसरी यदि हम बात करें लो लेवल लैंग्वेज की, तो इसमें हमारे पास में दो प्रकार की भाषाएँ आती हैं। एक तो आती है आपकी असेंबली और एक आती है आपकी मशीन। ध्यान दें, एक तो मशीन है और एक असेंबली है। तो ये निम्न स्तर की भाषाएं। तो शुरुआती जो भाषा थी वो हमारी यही भाषाएं थी, इन्हीं का यूज हुआ था। पहली पीढ़ी में जो कंप्यूटर आए थे वो मशीन भाषा ही समझते थे, तब तो असेंबली भी नहीं थी। तो सबसे पहली जो कॉमन भाषा है या कंप्यूटर की, ये समझो मातृभाषा है हमारे लिए। जितना जैसे हिंदी या इंग्लिश इंपॉर्टेंट होती है, ऐसे कंप्यूटर के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाषा है वो है मशीन भाषा। तो कंप्यूटर की यदि कोई बाई चांस पूछ ले आपसे कि मातृभाषा कौन सी होती है, तो आंसर होगा दोस्तों मशीन भाषा। 0 और 1 की भाषा, 0 और 1 हम इसमें बिट के रूप में यूज करते हैं, उन्हीं को हम बाइनरी नंबर बोलते हैं, इसलिए बाइनरी भाषा भी इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मशीन भाषा के बारे में। यही कंप्यूटर सिस्टम अर्थात कंप्यूटर जगत की पहली भाषा कौन सी है, मशीनी भाषा है। इसी को कंप्यूटर की क्या कह रहे हैं हम, मातृभाषा बोल रहे हैं। दूसरा, इसको हम क्या नाम से भी जान रहे हैं, बाइनरी भाषा के नाम से भी हम इसको जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट यूज में ली जाती हैं, 0 और 1। किसी भी प्रकार के कोई अल्फ़ाबेट, कोई सिंबल, किसी भी तरीके की कोई चीज़ यूज नहीं होती है। जो भी डेटा होता है वो सब किसकी फॉर्म में होता है, जो भी स्टोर है हमारे पास में 0 और 1। तो आज के टाइम में भी हमारा जो कंप्यूटर सिर्फ 0 1 की ही भाषा समझता है, इसीलिए इसको बाइनरी या मशीन भाषा कहते हैं। दूसरा देखिए, मशीन भाषा के में सभी डेटा, निर्देश, सूचनाएं किसके रूप में लिखे जाते हैं, 0 1 के में। ठीक है, और जितने भी कंप्यूटर हैं सभी किस पर काम करते हैं, मशीन भाषा पर काम करते हैं। और मशीन भाषा ये एक ऐसी भाषा है जिसके लिए कंप्यूटर सिस्टम के किसी भी प्रकार के अनुवादक प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो खुद समझता है। अनुवाद किसका करना पड़ेगा, जिस भाषा को कंप्यूटर नहीं समझ पा रहा। जैसे असेंबली, तो असेंबली के लिए हम यूज करेंगे असेंबलर। क्या यूज करेंगे दोस्तों, असेंबलर, क्योंकि हमें पता है हमारा कंप्यूटर असेंबली भाषा नहीं समझेगा। असेंबली भाषा इसलिए बनाई गई कि यूजर समझ सके, ज़रूरी नहीं सभी को 0 और 1 समझ में आए। तो थोड़ा इंसानों के लिए या यूज़र के लिए आसान करने के लिए एक कोड की भाषा बनाई गई, एक जिसमें कुछ कमांड यूज कर सकते थे उनके लिए। तो जिनको कमांडें याद हो जाती थी वो कंप्यूटर चला सकते थे। तो लेकिन कंप्यूटर को समझने के लिए फिर क्या करना पड़ा, उन कमांडों को भी ट्रांसलेट करना पड़ता था मशीन लैंग्वेज में। तब ज़रूरत पड़ी एक सॉफ्टवेयर की, जिसे नाम दिया असेंबलर। तो देखते हैं दूसरा, क्योंकि देखो मशीन के सभी कोड वैसे ही होते हैं जिन कोडों को कंप्यूटर सीधे सीधे तौर पर समझ पाता है। और मशीन भाषा के कोड को क्या कहते हैं, ये बड़ी बात है कि मशीन भाषा के कोड को किस नाम से कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड के नाम से कहते हैं। और इनका जो फाइल एक्सटेंशन होता है ऑब्जेक्ट कोड का, वो .avj होता है दोस्तों, .avj। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी अनुवादक के द्वारा प्राप्त जो फाइल होती है, क्योंकि अनुवादक किस में अनुवाद करेगा, जो भी ट्रांसलेटर है वो किस में ट्रांसलेट करेगा, मशीन भाषा में। तो मशीन भाषा में जो लिखी गई फाइल है या कोड है उसको किस नाम से नाम दिया, ऑब्जेक्ट कोड। तो इसका फाइल एक्सटेंशन क्या हो गया, .obj। मशीन भाषा के कोड कैसे होते हैं, तो ये देखो बाइनरी नंबर्स 1010 अलग अलग फॉर्मेट में लिखे होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, मशीन भाषा। नेक्स्ट देखिए, असेंबली। कौन सी, असेंबली भाषा। अब असेंबली भाषा में हमने एक स्टेप आगे का काम किया है। इसमें हमने क्या किया, 0 1 को छोड़ करके कुछ कोडों का इस्तेमाल किया, कुछ कमांडों का इस्तेमाल किया, इसलिए इसका नाम पड़ गया असेंबली भाषा। मशीनी भाषा कोड को समझना, लिखना व याद करना बहुत कठिन कार्य था, इसीलिए कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने एक भाषा बनाई जिसमें 0 1 के स्थान पर अंक, सिंबल और अक्षरों को प्रयोग में किया जाता। इस प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा से आसान था, यानी कि समझना ईजी हो गया, जिसे हम और आप भी समझ सकते हैं, 0 1 के अलावा भी काम कर सकते हैं। इसलिए इस भाषा का निर्माण किया गया।
इस प्रकार की भाषा में अंग्रेजी भाषा के शब्दों को छोटे शब्दों के रूप में प्रयोग किया गया और उन छोटे शब्दों को हमने नाम दे दिया कमांड। जैसे यदि आपको जोड़ना है तो एडिशन के लिए कमांड यूज की ऐड, घटाना है तो सब्ट्रैक्शन के लिए कमांड यूज की सब, मूव कराना है तो मूव, जंप कराना है तो जंप। यानी हर काम अब ऐसी कमांडों से होने लगा। तो यानी अब आप 0 1 के स्थान पर अल्फ़ाबेट भी यूज करने लगे, शॉर्ट कमांड भी यूज करने लगे। लेकिन इसके लिए भी ज़रूरी ये था कि आपको ये कमांडें याद होंगी तो ही आप इस सिस्टम पर काम कर पाएंगे, अदरवाइज काम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज में हम और आगे बढ़े कि यार सभी लोग तो कमांड याद नहीं कर सकते, तो ऐसी भी भाषाएं बनाई गई थी कि जिनमें आप बिना किसी कमांड के, जैसे आज के टाइम में हमें किसी भाषा को ज़रूरत नहीं पड़ती, कंप्यूटर आप डायरेक्ट चला सकते हो। तो वो सब किसकी देन है? आज के टाइम में बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेजेज आती हैं, जिनमें से आप रेगुलर नाम सुनने वाले होते हैं, चाहे आप C++ सुने, चाहे जावा सुने, ये सब किस में आती हैं? हाई लेवल लैंग्वेज में आती हैं। या ऊप्स लैंग्वेज भी हैं, आगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेज भी हैं, तो उनकी मैं चर्चा ज़्यादा आपसे नहीं करूँगा, आपके सिलेबस में अभी के लिए इतना ही सफिशिएंट रहेगा कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। इस प्रकार की भाषाओं में कीबोर्ड के सभी अक्षरों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे 0 से 9 के अंक, अंग्रेजी वर्णमाला, अक्षर और चिन्ह। तो कीबोर्ड का यदि हम यूज कर रहे हैं तो मतलब हम समझ सकते हैं ऐसी भाषाएं जिनको हमने नाम दे रखा है उच्च स्तर। इस प्रकार की कंप्यूटर भाषा की कोडिंग सामान्य अंग्रेजी भाषा के समान होती है। हाई लेवल भाषा के कोड को क्या बोल रहे हैं? सोर्स कोड। क्या बोलते हैं? सोर्स कोड। तो यहाँ क्वेश्चन आ जाता है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो ट्रांसलेटर। अब ट्रांसलेटर 3 है, असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। तो तीनों के बारे में जानेंगे आगे। देखिए, उच्च स्तरीय भाषा के अनेक उदाहरण हैं, जिनमें से हम कुछ मुख्य भाषाओं के बारे में यहाँ पर जानते हैं दोस्तों। एक है फोर्ट्रॉन, सेकंड जनरेशन में मैंने आपको इसके बारे में बताया था। फॉर्मूला ट्रांसलेशन कंप्यूटर में कहाँ सेकंड, एक फोर्ट्रॉन बताई थी, एक कोबोल बताई थी। 2 ही भाषाएं थी जिनका हमने यूज़ सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किया गया था। तो फोर्ट्रॉन की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और इसको कब बनाया गया? 1957 में। तो ये वही टाइम पीरियड था सेकंड जनरेशन का, 1955 के बाद का। इस भाषा का प्रयोग किस लिए किया गया है? तो गणित व विज्ञान के क्षेत्र में। नाम से पता चला, फॉर्मूला और ट्रांसलेशन। ठीक है, तो साइंस और मैथमेटिशियंस के लिए किसका यूज हुआ है? फोर्ट्रॉन का यूज हुआ है। अगली देखिए, एल्गोल। क्या नाम है? एल्गोल। तो एल्गोल की फुल फॉर्म देखिए दोस्तों, एल्गोरिथम लैंग्वेज। क्या नाम है? एल्गोरिथम। ये भी इसी के जस्ट 1 साल बाद यानी कि 1958 में इसको डिजाइन किया गया था। ये भी हमारी साइंस के क्षेत्र में यूज की गई थी। कहाँ पर? विज्ञान के क्षेत्र में इसका हमने यूज किया है दोस्तों। तो छोटी छोटी सी बातें यहाँ पर रखनी है। भाषा का नाम, भाषा की फुल फॉर्म और उसका यूज, ये तो हमें पता होना ही चाहिए, पूछ लेता है काफ़ी बार। नेक्स्ट देखिए, LISP। ये बहुत क्वेश्चन आता है कि AI के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होने वाली कौन सी भाषा है इस्तेमाल? तो वो है LISP, जिसके फुल फॉर्म में लिस्ट प्रोसेस है। 1958 में। और कहाँ यूज होती है ये? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में हम इसका यूज करते हैं। तो यही क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में उपयोग में आने वाली भाषा का नाम बताइए, तो वो है LISP, लिस्ट प्रोसेसिंग। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कोबोल। ये भी सेकंड जनरेशन में ही आपको बताई थी मैंने, जो बिजनेस पर्पज से इसको बनाया गया था। तो इसकी फुल फॉर्म देखिए, कॉमनली बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमनली बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज 1959 में। किस पर्पज से? बिजनेस के पर्पज से। नाम में आ गया बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो बिजनेस के पर्पज से इसको बनाया गया था। तो ये बहुत ही काम की भाषाएं दोस्तों। और शुरुआती दौर में ये समझो क्रांति लाने वाली भाषाएं यही थी। उस दौरान तक C नहीं आई थी। C हमारे पास में 1972 में आई थी। तो आज के टाइम में जो आधार लैंग्वेज है, बेस लैंग्वेज है, वो C को माना जाता है, लेकिन C से पहले तो यही यूज की जा रही थी। नेक्स्ट देखिए, बेसिक। क्या नाम है दोस्तों? बेसिक। तो ये बिगनर्स के लिए है। किसके लिए है? बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। ये पूरा नाम है, बेसिक की फुल फॉर्म है ये, बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड, इसका पूरा नाम है। तो ये कब आई है? 1964 में। तो बिगनर्स मतलब जो सीखने वाले थे, जो लर्नर थे कंप्यूटर के बारे में, तो वो होते हैं हमारे स्टूडेंट। इसलिए इनका यूज कहाँ किया गया है? एजुकेशन के क्षेत्र में हमने इसका यूज किया है दोस्तों। एजुकेशन फील्ड में यूज होने वाली भाषा का नाम बताइए, तो क्या नाम है? बेसिक। नेक्स्ट देखिए, पास्कल। क्या नाम है? ये भी हमारे एजुकेशन में ही यूज ली गई है, 1970 में डेवलप हुई थी पास्कल लैंग्वेज। नेक्स्ट देखिए, C लैंग्वेज। तो ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका तो डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है, मैं बार बार बता चुका हूँ। तो ये ध्यान रहे, इसका जो डेवलपमेंट हुआ है ये गलत है, 1972 में हुआ है। कब हुआ है?
1972 में बनाई गई है इसको, वो भी किसके द्वारा, डेनिस रिची के द्वारा बेल लेबोरेटरीज में, 80 बेल लेबोरेटरीज में। और इस भाषा में बनाया गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये हमने पिछली क्लास में ही देखा था, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया था कि यूनिक्स, जिसके बारे में पहले असेंबली भाषा यूज हुई और बाद में उसको किस भाषा में लिखा गया था दोस्तों, 1973 में सी भाषा में लिखा गया था। 2 बार डेवलप होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम था यूनिक्स, पहले असेंबली में 1972 में और उसके बाद सी लैंग्वेज में उसको डेवलप किया गया। तो सी भाषा प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है, यानी ये कहते हैं आगे आने वाली जितनी भी हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज थी उनकी जो बेस भाषा है, जो आधार भाषा है, वो कौन सी है, सी भाषा है। सी भाषा की ही धारणा को लेकर के आज के रूप में जितनी भी भाषाएं काम करते हैं वो इसी को आधार मान के काम करती हैं। चाहे आप जावा में काम कर लीजिए, चाहे आप C++ में चले जाइए, सभी भाषाएं सी भाषा के प्रोग्राम की धारणा टॉप से बॉटम के रूप में होती है, ऊपर से लेके नीचे तक इसी का यूज होता है। तो आज के टाइम में आप चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर लीजिए, सब में कहीं ना कहीं सी का इस्तेमाल तो होता ही होता है। C++, तो C++ दूसरी लैंग्वेज है, इसको किसके द्वारा 1979 में जॉरन स्ट्रप्स के द्वारा, स्ट्रप्स क्या नाम है ये, स्ट्रप्स के द्वारा डेवलप किया गया है C++। लेकिन इसमें भी ध्यान रहे फैक्टर कौन है, बेस, इसमें भी सी को ही माना है। C++ भाषा का विकास भी अमेरिका में न्यू जर्सी में AT&T बेल, वही बेल लेबोरेटरी जहाँ पर सी बनी थी उसी में हुआ है। इस भाषा में परिवर्तन करके C++ में परिवर्तन करके, C++ भाषा को सी में परिवर्तन था, ये सी में ही चेंजेज करके और C++ को बनाया गया था। तो ये C++ भाषा को सी भाषा का क्या कहते हैं, सुपरसेट कहते हैं, क्योंकि चेंजेज किस में किए गए थे, सी भाषा में किए गए थे। तो सी भाषा में ही चेंजेस करके इसको बनाया गया है। C++ भाषा का प्रयोग ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए भी करते हैं। और ये कैसी भाषा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। ऊप्स, शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, ऊप्स लैंग्वेज है। कैसी है, ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो C++ और जावा दोनों ही हमारी ऊप्स की कैटेगरी में आती हैं। C++ अब ज़्यादा नहीं चर्चा करेंगे कि क्यों आती हैं, फिर आपको पूरी भाषाएं समझनी पड़ेंगी। इससे बढ़िया आप इतना ध्यान रख लेना कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषाओं में पहली कौन सी है, तो C++ है, दूसरी आपके काम की जावा है। C++ भाषा में प्रोग्राम की धारणा बॉटम से टॉप के रूप में होती है। यानी देखो सी के अंदर तो हम बात कर रहे हैं टॉप टू बॉटम, कैसे, टॉप टू बॉटम। तो जो भी प्रोग्राम चलेगा ऊपर से नीचे इस धारणा पे चलेगा। और यदि हम C++ जो इसका ही सुपरसेट है उसमें कैसे चलेगा, बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप, ठीक है ना। नेक्स्ट जावा, तो जावा भी हमारी कैसी भाषा है, ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, लेकिन ये इंटरनेट में ज़्यादा यूज होती है। 1995 में जेम्स गॉसलिंग द्वारा इसको डेवलप किया गया था। कंपनी थी सन माइक्रो सिस्टम कंपनी के साथ मिलकर के, इसके कर्मचारियों के साथ मिलकर इसको बनाया था। और इस भाषा का उपयोग कहाँ किया जा रहा है, इंटरनेट के लिए। इंटरनेट यानी कि आप कह सकते हैं आपकी जो वेबसाइट्स वगैरह हैं, सर्वर्स हैं, यहाँ पर इनका यूज़ किया जा रहा है। उसके अलावा और भी बहुत सारी भाषाएं हैं, सारी भाषाओं के नाम आपको यहाँ पर शॉर्ट्स में लिखे गए हैं, जैसे RPG रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, ये भी एक भाषा का नाम है, 1959 में आई थी। लोगो लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड 1967 में, तो ये बच्चों के लिए यूज में ली गई थी ज़्यादातर, लोगो लैंग्वेज थी, जो छोटे बच्चे इसका ज़्यादा यूज करते थे। पायलट प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस लर्निंग और टीचिंग लैंग्वेज थी, 1962 में आई थी। C#, ये जो C हैज लिखा हुआ है, तो हैज को क्या बोलते हैं यहाँ पर, शार्प बोलते हैं दोस्तों, 2002 में आई थी। एक है सिनोबॉल स्ट्रिंग ओरिएंटेड एंड सिम्बॉलिक लैंग्वेज 1968 में। एक है प्रोलॉग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये 1972 में आई थी। तो ये कुछ और भाषाओं के नाम आपको यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद आता है अनुवादक, ट्रांसलेटर। काम का क्वेश्चन यहाँ से आपका बनेगा। भाषा का तो कोई एक क्वेश्चन बन जाता है, निम्न में से कौन सी एक उच्च स्तरीय भाषा है, कौन सी एक निम्न स्तरीय भाषा है, या मशीन भाषा में कौन से कोड इस तरीके के, या किसी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, फोर्ट्रॉन की, कोबॉल की, किसी की भी आपसे क्या होगी, फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी। या जनक पूछ लिए जाते हैं, जैसे सी लैंग्वेज को किसके द्वारा डेवलप किया गया, जावा को किसके द्वारा डेवलप किया गया, इस तरह के कोई क्वेश्चन आ सकते हैं।
नेक्स्ट देखिए, ट्रांसलेटर की बात करें तो 3 ट्रांसलेटर हमारे सामने, एक है असेंबलर, एक है इंटरप्रेटर और एक है कंपाइलर। सिंपल ध्यान रखना, मैंने कहा तीनों के तीनों से जो परिणाम हमें मिलेगा वो किस में मिलेगा, मशीन भाषा में। किस में, यानी आउटपुट तो फिक्स है कि ट्रांसलेट किस में होना है, मशीन भाषा में होना है। ध्यान कैसे रखोगे, ये दो तो आपको उच्च स्तरीय भाषा, यानी उच्च स्तरीय भाषा से मशीन भाषा में यदि आपको ट्रांसलेशन करना है तो आप किसका यूज करेंगे, या तो इंटरप्रेटर या कंपाइलर। डिफरेंस क्या है वो आपको बता दिया जाएगा। असेंबलर की यदि हम बात करें तो असेंबलर में हम यूज करते हैं असेंबली भाषा को मशीन भाषा में। कौन सी है, असेंबली को मशीन भाषा में हम यूज कर बदलने के लिए असेंबलर का यूज करते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, ये तो काम करता है लाइन टू लाइन। क्या काम करता है, लाइन टू लाइन, और ये करता है कंप्लीट। यानी यदि आपके पास कोई एक प्रोग्राम है तो उसको एक समय में एक लाइन को ट्रांसलेट करेगा तो वो है इंटरप्रेटर, और पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करेगा तो वो है कंपाइलर। तो दोनों में यही डिफरेंस है। वर्तमान में कंपाइलर का ही यूज़ सबसे ज़्यादा करते हैं क्योंकि वो एक साथ कर देता है, स्पीड तेज़ होती है। ये एक समय में एक ही लाइन को ट्रांसलेट करेगा, लेकिन काम दोनों उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलने का ही करेंगे। देख लीजिए असेंबलर, तो असेंबलर का क्या है, असेंबली भाषा के निर्देशों को मशीन भाषा में समझने योग्य, मशीन भाषा में समझने योग्य। यानी यही हो गया कि जो उच्च स्तरीय भाषा या असेंबली भाषा में लिखा गया कोड था उसे हम नाम दे रहे थे सोर्स कोड, और मशीन भाषा में जो था उसे हम नाम दे रहे थे ऑब्जेक्टिव कोड। ठीक है ना। तो सोर्स कोड को ऑब्जेक्टिव कोड में हम बदलने का काम कर रहे हैं, तो वो किसके द्वारा पॉसिबल है, वो हमारा ट्रांसलेटर के द्वारा पॉसिबल है। इंटरप्रेटर उच्च स्तरीय भाषा के निर्देशों को मशीनी भाषा अर्थात निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करने के लिए करता है, लेकिन कैसे, लाइन बाई लाइन, एक समय में एक ही लाइन को ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर भी हमारा क्या कर रहा है, उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदल रहा है, लेकिन एक साथ संपूर्ण निर्देशों का अनुवाद करता है, मतलब कंप्लीट प्रोग्राम को पूरा एक साथ अनुवाद करके दे देगा। ये डिफरेंस था तीनों में। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जैसा एप्लीकेशन अभी तक हम बात कर रहे थे कि जो सिस्टम के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर है, यानी कंप्यूटर को ऑन करने के लिए जरूरी सॉफ्टवेयर थे, वो हमने पढ़े, जिनमें हमारा मेन था ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, जिसमें से सीईटी में 3 ही सॉफ्टवेयर हमारे काम में है। वैसे नाम सबके पता होने चाहिए क्योंकि सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या नहीं है, तो नाम आपको सभी याद होने चाहिए। या मैं कहता हूँ कि वो सभी सॉफ्टवेयर जिनको यूज़र अपनी ज़रूरत के अनुसार यानी आवश्यकता अनुसार यदि काम में ले रहा है तो वो सब किस नाम से जाने जाएंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे आपको फोटोशॉप, फ़ोटो एडिट करनी है फोटोशॉप, कोई वीडियो ऑडियो चलाना है तो प्लेयर, मीडिया प्लेयर कोई सा भी आप यूज़ करें, मीडिया प्लेयर। इंटरनेट चलाना है ब्राउज़र, इंटरनेट चलाना है तो ब्राउज़र। कोई एप्लीकेशन लिखनी है, रिज्यूम बनाना है तो MS वर्ड। कोई टेबल बनानी है तो आपका MS एक्सेल या MS एक्सेस DBMS, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन बनाना है तो पावर पॉइंट। तो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं जो यूज़र अपनी काम के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार यूज में ले रहा है, उनको हम किस नाम से जानते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। जिनमें से यहाँ पर देखिए आपके सामने MS ऑफिस का नाम दिया हुआ है, वेब ब्राउज़र्स दिए हैं, फोटोशॉप है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, DBMS यानी डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स हैं। तो यहाँ से तो हम पढ़ेंगे आगे चल के 3 सॉफ्टवेयर मात्र, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, जो कि हमारे सिलेबस में विस्तार से दिए हुए हैं, और 4 से 5 क्वेश्चन हमें इन 3 सॉफ्टवेयरों से मिलेंगे। दूसरा देखते हैं दोस्तों इसी के साथ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ये हमारे वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे सिस्टम को मैनेज या सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं। सिस्टम को कंट्रोल करने का काम या उनके मैनेजमेंट का जो काम होता है, या मैं कहूँ जो सिक्योरिटी का काम होता है, वो कौन से किसके द्वारा दिया जाता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के। तो रख रखाव या मरम्मत हम कह सकते हैं कि उद्देश्य से बनाए जाने वाले सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, यूटिलिटी। जैसे कि एंटीवायरस, तो एंटीवायरस हमें किससे, वायरसों से सुरक्षा मुहैया करवा रहा है कि किसी भी प्रकार का कोई वायरस का इफेक्ट हमारे सिस्टम पर ना पड़े, सिस्टम में से मेमोरी डेटा हमारा डिलीट ना हो, करप्ट ना हो, इसलिए सुरक्षा कौन प्रोवाइड करवाएगा, एंटीवायरस। तो यह वायरस को ढूंढकर उसे कंप्यूटर की मेमोरी से हटाता है। कुछ उदाहरण देख सकते हैं आप, जैसे आप क्विक हील है, एंटीवायरस है, अवास्टा है, एंटीवायरस है, नॉर्टन है, एंटीवायरस है। विंडो 10 के साथ डिफ़ॉल्ट आता है विंडो डिफेंडर, माइक्रोसॉफ्ट विंडो डिफेंडर, वो भी हमारा एक क्या है, एंटीवायरस है। तो ऐसे नाम है। डिस्क क्लीनअप, तो ये जितनी भी हमारी टेम्परेरी फाइल्स होती हैं, अनावश्यक फाइल होती हैं, जो हमारे अनावश्यक रूप से मेमोरी स्टोरेज को फुल किए हुए होती हैं, उनको डिलीट करने का काम करता है कौन, डिस्क क्लीनअप। तो मेमोरीज को खाली कर देगा। ऐसे ही एक है डिस्क डीफ्रैगमेंट, तो ये कंप्रेशन के काम करते हैं। हमारी जो मेमोरी फाइल्स होती हैं उनको कंप्रेस डिकम्प्रेस करने का काम करेगा। देखो किसी डिस्क में अलग अलग स्थानों पर बिखरी फाइलों को एक स्थान पर एकत्रित करता है।
तो कहीं कहीं मेमोरी खाली है, कहीं भरी है, ऐसे बिखरी हुई पड़ी हुई हैं, तो उनको मैनेज करने का काम भी ये कर रहा है, जिससे उन फाइलों को आवश्यकता होने पर बहुत कम समय में आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं फाइल सॉर्टिंग प्रोग्राम, फाइल सॉर्टिंग प्रोग्राम, जिससे कि फाइलों को आसानी से मैनेज किया जाए, आसानी से खोजा जा सके, उनको हम बोलते हैं फाइल सॉर्टिंग प्रोग्राम। तो ये सभी किसके उदाहरण है दोस्तों? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के। किसके? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के। तो ध्यान रहे, ये हमारा दोस्तों सॉफ्टवेयर वाला पार्ट यहाँ से कंप्लीट होता है, जिसमें हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्लीट कर लिया है और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्लीट कर लिया है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आने वाली क्लास में हम 3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे MS वर्ड, उसके बाद MS एक्सेल और उसके बाद पावर पॉइंट। धन्यवाद दोस्तों।